दिखाई दे रहा ना आप सभी को? यस सर, लेकिन बार बार थोड़ा थोड़ा सर। यस सर, वो बार बार लोग ज्वाइन हो रहे तो हिलता है फोन, टच करना पड़ता है फोन को तो हिल जाता है। अब सही है? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास एक आर रेडियस से करंट लूप है जिसमें आई करंट बह रही है और इस लूप के कारण हमें पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। किस पर सर? पॉइंट पी पर। पी पर? हाँ हाँ, ठीक है। Let's consider this angle phi. ओके, ये हमने माना कि ये जो एंगल है फाई है। ओके, और माना जो आपके लूप है उसके टॉप और बॉटम से पॉइंट पी की डिस्टेंस आपकी स्मॉल है, हमने बोला। सर इसमें दोनों एंगल को फाई माना है। आपका पॉइंट पी कहाँ है? सेंटर के उस एक्सिस पे जो उसके सेंटर से पास हो रही है। यस सर। ये कैसे धुंधला सा कैसे हो गया? तो वही तो सर देख नहीं रहा, मतलब बहुत धुंधला दिखा। अब सही है सही है सर। सर इसको जूम मत करिए आप। अरे मैं थोड़ा पास कर रहा हूँ उसको। नहीं सर, हम अपने मोबाइल में जूम कर लेंगे। अगर आप करते हो ना तो वो हल्का सा भी अगर हिलता है तो वहीं वो जूमिंग करने लगता है उसे। नहीं, एक बात फिक्स करेंगे ना। अब सही आ रहा है? यस सर। ठीक है, क्या है पॉइंट पी, क्या है आपका उस एक्सिस पे जो है जो इस लूप के केंद्र ओ से पास हो रही है। ठीक है, तो इसलिए टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट दोनों पे सिमिलर एंगल बनेगा पॉइंट पी से। ओके, उस एंगल को हमने माना फाई है। ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए और दोनों को हमने बोला एक फाइव एंगल बनाता है आपका टॉप पॉइंट से और बॉटम पॉइंट से। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने माना कि इसकी टॉप पे कोई करंट लूप है, करंट एलिमेंट हमने माना इसकी चौड़ाई आपकी स्मॉल डीएल है और आई करंट वैल्यू तो करंट एलिमेंट आपका हो जाएगा आई डीएल। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक इस लूप के टॉप पॉइंट पर एक आपका करंट एलिमेंट लिया। तो हम क्या करेंगे, इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर छोटे छोटे करंट एलिमेंट बनाएंगे, उन सब के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। आपके सब का इंटीग्रेशन कर देंगे, जो भी आएगा लास्ट में आगे जैसे बढ़ते जाएंगे सब पता चल जाएगा। जैसे सर कल करा था। हाँ, जैसे कल किया था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस करंट लूप। ओके, हमने माना कि डिस्टेंस पॉइंट पी की टॉप पॉइंट से एस है। तो एस क्या है, एक ट्रायंगल बनना है, उसका विकर्ण है अकॉर्डिंग टू फाइंड द फर्स्ट पर में एस इक्वल टू कितना हो गया भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अनरूट। होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाय-सेवर्ट लॉ इस करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा? म्यू 0.4 हाँ, आइडियल साइन थीटा है आइडियल साइन थीटा अपॉन आर। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर। आर स्क्वायर अपॉन आर का है आर नहीं एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर। ओके, थीटा कितना होगा हियर? थीटा सर 90 डिग्री। 90 डिग्री जो बाय-सेवर्ट लॉ में जब थीटा लेते थे वो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास हो जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन x स्क्वायर। फर्स्ट
सेकेंड एंड थर्ड। ओके, यस सर। थीटा वो है जो करंट एलिमेंट बना रहा है। अरे जब हम बात कर रहे थे बाय-सेवर्ट लॉ की, तो क्या था थीटा, क्या था पॉइंट, ये एंगल थीटा था। जो हम स्मॉल एलिमेंट ले रहे थे वो स्मॉल एलिमेंट टी के साथ कितना एंगल बना रहा था, और यहाँ पे जो स्मॉल एलिमेंट होगा आई स्मॉल करंट एलिमेंट आपका आई डी एल, वो टी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी जो आई डी एल और परपेंडिकुलर होगी, ये होगा आपका डीपी। तो ऐसे क्यों? अरे यही तो चल रहा शुरू से कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग रूल्स क्या कहता था कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो करंट के परपेंडिकुलर होगी, और किसके परपेंडिकुलर होती है, जो आइडियल करंट एलिमेंट है उसके लंबवत होगी। मैक्सिमम वैल्यू तभी तो मिलती है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और हमें तो मैक्सिमम वैल्यू तो फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू तभी तो मिलेगी जब 90 डिग्री होगा। ठीक है, ओके। सिमिलरली ये क्या था, हमने यहाँ टॉप पॉइंट पे माना था, सिमिलरली यहाँ एक बॉटम पॉइंट पे मान सकते हैं करंट एलिमेंट डीएल सोडाई का। ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा पॉइंट पी पर, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी दिस। लेकिन बाकी चीज सेम वैल्यू है, इसलिए क्वांटिटी इक्वल होगी, तो डीबी यहाँ पे भी आपका होगा म्यू नॉट बॉटम में तो है म्यू, ये बॉटम में म्यू है। म्यू का है, वो करंट एलिमेंट हमने जो लिया है उसकी चौड़ाई है डीएल। ओके, यस। ये एंगल फाई है, तो ये एंगल कितना होगा, हाई सर। ओके फाई होगा सर। ठीक है, तो यदि ये एंगल फाई है तो ये एंगल फाई होगा, सिमिलरली ये एंगल फाई होगा। यस सर। ओके, तो T5 के कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, dB cos थीटा और dB sin थीटा, और सिमिलरली dB cos थीटा, सॉरी cos फाई, और ये होगा आपका dB sin फाई। ये होगा ना, यस सर। ओके। अब क्या है, जो dB cos फाई है दिस एंड दिस, क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। की वैल्यू सेम है तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, कैंसिल हो गया। कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, Yes, साथ sir. में जो रोल प्ले करेगा वो क्या करेगा, डीबी साइन फाई। साइन फाई। ओके, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ओनली डीबी साइन फाई के कारण होगा। क्लियर? यस सर।
डीबी कॉस फाई दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, ओनली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो खाली डीबी साइन फाई के कारण होगा। सिमिलरली आपका जो करंट लूप है बहुत सारे करंट एलिमेंट से मिलकर बना होगा छोटे छोटे से, ठीक है। तो कंप्लीट के लिए निकालना तो इंटीग्रेशन, ओके। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी इंटीग्रेट डीबी साइन फाई। ये क्लियर है आपको? जो लास्ट लिखा होगा क्लियर है या नहीं है? इसके ऊपर सर उसी का इंटीग्रेशन कर देना है। हाँ, जितना हमें मिला फील्ड कितना मिला हमें, इंटीग्रेशन टू हो डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई होगा सर। क्या डीबी कॉस फाई से दूसरे कैंसिल कर रहे हैं, बचा कितना डीबी साइन फाई। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दी स्मॉल करंट एलिमेंट। अब पूरे के लिए निकाला तो इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब साइन फाई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी होगी, एंगल आपका फाई है, तो साइन फाई कितना आ गया है? हेलो, क्लियर हो गया? नहीं सही है फिलहाल तो आर अपॉन एस हो जाएगा। आर अपॉन एस, ठीक है। हाँ ये सर आर अपॉन एस हो जाएगा। आर अपॉन अंडर एक्स क्या तो जैसे ओके। तो साइन फाई आपका हो जाएगा कितना, लंबटी कण आर अपॉन एस, यार में कौन पागल आती है जो, आर अपॉन एस हो गया, क्लियर? हेलो, यस सर, इतना क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर की वैल्यू पुट कर लीजिए, यस सर, यस सर, और डीबी की वैल्यू रख लीजिए। डीबी था आपके पास दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू आपके पास आ गई आर अपॉन एस। ओके, यस सर। सॉल्व करेंगे तो एस क्यूब हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में, 4 पाई। तो टोटल लेंथ कितनी होगी करंट लूप की, टोटल लेंथ कितनी होगी इस करंट लूप की, 2 पाई आर, 2 पाई आर परिधि होगी। तो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 2 पाई आर, दिखाई दे रहा आप लोगों को? यस सर, यस सर, यस सर। तो अब हमारे पास इतना आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल, तो आपके पास कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई भी कॉमन, और ये एस क्यूब इंटू आर, और इंटीग्रेशन करेंगे एल आएगा, लिमिट पुट करेंगे 2 पाई आर, है नहीं, इतना ही आएगा ना? यस सर। ओके, और एस की वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू कितनी भाई सर? यस की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आफ्टर सॉल्यूशन सब वैल्यू पुट करने के बाद, जो भी वैल्यू जिसमें दी है उसे वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आना चाहिए बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई पाई आर स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इतना आना चाहिए। इतना ही आएगा और कुछ आएगा? यही आएगा सर, नहीं आएगा सर। ओके, अब क्या है आपका, ये आपका पाई स्क्वायर है, ये क्या कहलाएगा? ये क्षेत्रफल सर। क्षेत्रफल, तो उसको हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको हटा के क्या लिख दिया हमने, कैपिटल ए, और वेयर ए इक्वल टू पाई आर। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ठीक है। और हम कह रहे हैं यदि आपके पास एक से अधिक लूप है, जो नंबर ऑफ टर्न्स है लूप के, ये तो सिंगल लूप था, यदि इसके बहुत सारे टर्न्स हैं, एन टर्न्स है, तो क्या होगा सर? ये एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब क्या होगा, इतना होगा। ओके, यस सर। ठीक। तो हमारे पास ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4/2 आई ए एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जो यहाँ पे वैल्यू है आई ए एन, एन आई ए, ज्यादा लूप में निकाल लेंगे क्या मतलब लूप एक से अधिक लूप के टर्न यदि एक से अधिक है, चक्कर एक से अधिक ज्यादा लगे हुए हैं, सब की बात है। एन क्या, नंबर ऑफ टर्न, सिंगल एन, एन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब एक चक्कर है, एन इक्वल टू 2 मतलब 2 चक्कर है, एन इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 चक्कर, एन इक्वल टू सब तो सो ऑन, जितने चक्कर है, जितने एन होंगे उतने चक्कर होंगे। हाँ वही टर्न, नंबर ऑफ टर्न। यस सर। ओके, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी मिली है हमें एन आई ए या एन ए आई, कुछ भी कह लीजिए, इसको वो बोलते हैं उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करते बाय एम, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि आई तो हम आई ए एन को रिप्लेस कर सकते हैं बाय एम, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया कितना, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4/2m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? हमने क्या किया, आई ए एन को रिप्लेस कर दिया एम से, एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आपके पास हो गया बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4/2m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स और 3/2। क्लियर? अब कंडीशन क्या क्या हो सकती है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है? नंबर एक केस, यदि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप क्या था, जो पॉइंट बी था क्या था, इस लूप से एक्स डिस्टेंस पे था, दिस इज एक्स। अब हम कह रहे हैं कि ये पी कहाँ है, यहाँ पे है पॉइंट पी, तब एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, आवाज सुनाई दे रही है आप सभी को? अब कि जो पॉइंट सी है वो मैग्नेटिक फील्ड
वहाँ जो पॉइंट पी है वो लूप के सेंटर पे है, तो x इक्वल टू 0 0 हो गया। x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो आपके पास p का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, जीरो पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला था p इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 i a n अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2 और a की वैल्यू पुट कर लीजिए। a की वैल्यू आप रख सकते हो पाई आर स्क्वायर n। ठीक है, तो ये कितना होगा r की क्यूब। ये किसकी वैल्यू रखी है आपने? a की वैल्यू कैपिटल A की, कैपिटल ए की। अरे कैपिटल A था ना ये। यस सर। ठीक है, पाई आर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना आर क्यूब। r क्यूब और ये आपकी 2 पावर कैंसिल, 1 पावर बची, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i पाई n अपॉन r। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ करंट लूप, इस लूप के सेंटर पर। सर ये 4 पाई से 2 पाई कट भी तो जाएगा। हाँ सर, ये अपॉन में म्यू नॉट के अपॉन में 2 पाई बच जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, काट दो। और ये फॉर्मूला हमने कल ड्राइव किया था। कल कितना आया था भाई सेंटर पे? बस आपके पास कोई लूप है उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था? सर आया था म्यू जीरो अपन 4 पाई। सर यही आया था, यही आया 2 था ना? पाई एन आई। यस सर। ओके, सिमिलरली वही है। सेकंड केस हम कह रहे हैं कि जो पॉइंट पी है वो आपके लूप के केंद्र से बहुत दूर है, बहुत अधिक दूर। जो पॉइंट पी है वो क्या है, बहुत दूर है आपके सेंटर से। दैट मीन्स जो आर है लूप की, आर वो एक्स से कंपेयर में बहुत छोटा है, यानी कि एक्स ग्रेटर देन स्मॉल आर। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो, आप लोग समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये हम कह रहे हैं कि जो पॉइंट ई है वो इस लूप से बहुत दूर है। ओके। तो x की वैल्यू r के कंपेयर में बहुत ज्यादा होगी। सर पी सेंटर में थोड़ी ना रहा। p सेंटर की बात नहीं कर रहे, p कहाँ था? p तो लूप से बाहर था ना। यस सर, वो ये तो फर्स्ट केस में हमने कहा कि यदि p आपका सेंटर पे है तब इतना होगा। सेकंड केस में हम कह रहे हैं कि जो पॉइंट p है वो आपके लूप से काफी दूर है, यानी कि x की वैल्यू r के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तब हम x के कंपेयर में r को निगलेक्ट कर सकते हैं। x के कंपेयर में r को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा? b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू m अपॉन, हमने क्या किया, r को निगलेक्ट करके x के कंपेयर में, तो r तो हट गया, बचा क्या, x स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x क्यूब। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। इन थर्ड केस हम कह रहे हैं कि आपका x क्या करे, कुछ कह रहे हैं? नो सर। ओके ठीक है, थर्ड केस में हम कह रहे हैं कि जो आपका x है वो r के इक्वल है।
आर। थर्ड केस समझ में आ रही क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। ओके ठीक है, तो x इक्वल टू आर पुट करिए तो आपके पास c आ जाएगा। b इक्वल टू हो गया आपके पास न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो जाएगा 2r स्क्वायर की पावर 3/2 और आपके पास कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन 2r स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 पे 2 आप कैंसिल करना चाहो तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 2r की पावर क्यूब कर दे। 2r की पावर क्यूब कैसे हो जाएगा? फिर 2 की पावर 3/2 की तरफ जाना पड़ेगा, फिर 2 को नहीं ऊपर होगा जाना सर। पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं होगा संदीप। ऐसे रहने। नहीं, आप सॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे इसकी जगह आप लिख सकते हो 2 की पावर 3/2 और r क्यूब, ओके ये लिखना पड़ेगा आपको। यस सर, मतलब आर की तो कैंसिल। हाँ? ओके, आर की पावर 3/2 होगा सर। r की पावर 3/2 कहाँ होगा? r स्क्वायर है ना, आर के स्क्वायर से 1 स्क्वायर कट जाएगा 3/2 का 2 कट जाएगा ना r स्क्वायर से, और 1/2 2 के ऊपर आ जाएगा। 3। ओके, तो ये कुछ आपके एग्जांपल थे जो आपके रिलेटेड है बाय-सेवर्ट्स लॉ से, जिनमें हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया बाय-सेवर्ट्स लॉ का यूज करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यदि आपके पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो उनके बीच कितना फोर्स वर्क कर रहा होगा? दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो क्या है कि जब करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है, और सेकंड कंडीशन जब करंट आप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। सर हिंदी में बता दो। सेम और अपोजिट नहीं समझते हो, डायरेक्शन नहीं समझते भाई। समझते हैं सर, समझते हैं सर। बस फिर इतना ही तो है, और क्या, बाकी तो हिंदी ही बोल रहा हूँ मैं। बाकी और क्या फ्रेंच या फारसी या उर्दू थोड़ा ना बोल रहा हूँ। करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर, आपके क्या निकालना है? फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर। आपके पास दो आपके करंट कैरिंग कंडक्टर है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मान लीजिए एक आपका ये है XY और दूसरा है आपके पास X प्राइम Y प्राइम। देखिए, दो करंट कैरिंग कंडक्टर है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तब कितना फोर्स वर्क कर रहा होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, ओके। दो केस हो सकते हैं, एक तो मान लेते हैं कि करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है, यस, हो सकता नहीं हो सकता? एक ही हो सकता है जब दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस माइनस है नहीं? दो केस हो सकते हैं ना। ठीक है, अब क्या इफेक्ट पड़ेगा करंट के एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन करने में, सेम डायरेक्शन में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, तो मान लेते हैं दोनों में करंट I1 और I2 बह रही है इक्वल डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ। और ये भी दोनों पैरेलल है, मान लेते दोनों की लेंथ इक्वल है और इसको बोलते हैं स्मॉल l। सर ये बार बार जूमिंग कर रहा है। क्या जूम कर रहा है यार? ये तो
अब सही है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो आपके पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक्स वाई और एक्स प्राइम वाई प्राइम। ठीक है, और दोनों में करंट I1 और I2 बह रही है। हमें क्या फाइंड करना है? इन दोनों के बीच वर्क करने वाला फोर्स फाइंड करना है कि कितना होगा। तो लेंथ भी ठीक सेम है, है। लेंथ सेम है दोनों की। ठीक है, और एम्पियर ने प्रैक्टिकली इन 1820 1820 में ऑब्जर्व किया कि यदि आपके पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में बह रही है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में बह रही है, तो क्या होता है? जब सेम डायरेक्शन में बह रही तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और यदि आपकी करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करते, रिपल करते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकली फाइंड किया कि ऐसा होता है कि यदि सेम डायरेक्शन में करंट बह रही है तो ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और यदि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों करता है वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, अब हमने जब हम बायो सेवर्ट्स लॉ पढ़ रहे थे तो हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था कि किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, और मान लेते दोनों के बीच डिस्टेंस स्मॉल r है। कितना क्लियर है? तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर XY के कारण यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? होगा, होगा, होगा सर। तो ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। ठीक है, आई करंट मान लेते हैं यहाँ पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा हूँ B1 है, B1। तो ये सेकंड वाला करंट कैरिंग कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड B1 में रखा है। ओके, दोबारा बताना सर। हम जब बायो सेवर्ट लॉ की बात कर रहे थे हमने क्या किया था कि आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है XY, तो उसके कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। यहाँ तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड P की वैल्यू देखिए जो भी आई होगी। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे जो भी वस्तु रखी है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है या नहीं? क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, तो आपका क्या है? यस सर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है हियर इस पॉइंट पे वो B1 है, तो ये जो आपका X प्राइम Y प्राइम करंट कैरिंग कंडक्टर है वो B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इतना समझ में आ रहा है सबको? यस सर, यस। इतना समझ में आ गया? यस सर, ओके, यस सर। और B1 की वैल्यू कितनी होगी वो हमने फाइंड की थी, कितनी थी? कितनी वैल्यू आई थी? सर म्यू 0.4 पाई 2I1 अपॉन R। म्यू 0/4 पाई 2I1 अपॉन R।
I1 अपॉन R, ठीक है। और जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी, लंबन होगी और इनवर्ड होगी, अंदर की ओर। सिमिलरली B2 होगा, सेकंड करंट का कंडक्टर, उसके करंट में मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 2 I2 अपॉन R, और परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड होगी। ये बताना एक बार। ये तो मैग्नेटिक फील्ड निकाले ना हमने दोनों के कारण, ये पहले कारण इतना होगा, उसके कारण इतना होगा, जो पहले हम बाय-सेवर्ट लॉ में निकाले थे। चेक कर लेते हैं क्या? अरे सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी तुम बोल ही नहीं रहा हो, तुम भी कुछ बोल रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे शायद, कुछ पूछना है? ओवरलैप हो रही थी। अच्छा चलिए ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण एक्स वाई के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है, उसमें आपका करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई, एक्स प्राइम और वाई प्राइम रखा है। ठीक है, तो ये आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर किस में रखा है, P1 मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे आपका एक फोर्स वर्क कर रहा होगा, तो वो फोर्स कितना होगा ये भी हम निकाल चुके हैं। कितना आया था नीचे कॉल पे देखो, बताओ है क्या बताना है सर? कि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण P1 के कारण इस करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना फोर्स वर्क कर रहा होगा, कितना बल कार्य कर रहा होगा। इसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके पहले। सर बिल कितना आईबीएल साइन थीटा सर, आई कितना है, I2, B कितना है, P1, L साइन 90 थीटा। ये थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं 90 डिग्री। I2 तो आएगा। I2 मतलब इसमें करंट कितनी बह रही है, I2 में कितनी आ रही है सर? सेकंड वाले में करंट कितनी कही थी हमने, हाँ? क्लियर? यस सर। यस सर। अब डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन किधर की ओर होगी, इस फोर्स की। ये भी हमने निकाला था कि इस फोर्स से जो डायरेक्शन होगी वो किधर की ओर होगी। ये फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गया डायरेक्शन में, फील्ड आपके डायरेक्शन में हो गया, तो फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। सर पूछे, ये आपका करंट होगा इस डायरेक्शन में, आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में हो गया, तो बचा फोर्स के डायरेक्शन जाकर दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो इसका फोर्स कार्य कर रहा होगा F2, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर होगी। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, या कह लीजिए क्या कहते हैं स्क्यू थंब रूल, किसी से निकालो तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी, किस डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा होगा। ओके,
फोर्स क्या होगा, ये अंदर की ओर वर्क कर रहा होगा। F2 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, I2। P1 की वैल्यू कितनी थी भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 अपॉन R इंटू L। क्लियर है या कोई प्रॉब्लम? ये सब क्लियर है सर। ओके, ठीक है। सिमिलरली ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स प्राइम वाई प्राइम, इसके कारण में मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। अकॉर्डिंग टू बायसेप्ट लॉ, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसने बोला B2, और इस B2 में आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है एक्स प्राइम, सॉरी एक्स वाई, तो ये भी फोर्स वर्क कर रहा होगा इस पे। सर इससे भी फिर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। हाँ, तो F1 जो होगा कितना होगा, I1 इंटू B2 इंटू L इंटू साइन 90, यानी कि इक्वल टू I1, B2 कितना है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2I2 अपॉन R इंटू L। ओके, और ये फोर्स भी क्या होगा, अंदर की ओर होगा F1। ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक आप लोग समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो क्या है कि दोनों फोर्स अंदर की ओर है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और यही एम्पियर ने 1820 में फाइंड किया था कि यदि सेम डायरेक्शन में करंट बह रही है दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच, तो वो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षित इसलिए करते हैं क्योंकि जो फोर्स वर्क कर रहे हैं वहां पे वो दोनों एक दूसरे की अंदर की ओर है, यानी कि दोनों एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करते हैं। ओके, सिमिलरली यदि हम करंट अपोजिट डायरेक्शन में कर दें तो इनमें से एक फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, फिर एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो फोर्स वर्क कर रहा होगा इन दोनों के बीच, उसकी वैल्यू कितनी होगी, दोनों इक्वल फोर्स है, तो F आपका होगा I1 I2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन R, और पर यूनिट लेंथ निकाले तो इतना। ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए है। हाँ? अपोजिट डायरेक्शन के लिए है ये। नहीं, ये तो सेम डायरेक्शन के लिए है। अच्छा, ये F1 का। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, बस ये इक्वली फोर्स उतना ही वर्क करेगा, लेकिन क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ये तो पर यूनिट लेंथ लिखा ना हमने, एकांक लंबाई के लिए। कोई प्रॉब्लम? हेलो, यस सर। क्लियर है? तो इसमें क्या कह रहे हैं? सर उसके जिसमें करंट विपरीत दिशा में बहेगी, उसके लिए सूत्र क्या हो गया आपका?
सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। फॉर्मूला सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये दोनों फोर्स क्या है, अभी तक एक दूसरे को अपने आकर्षित कर रहे थे, एक दूसरे को रिपील करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्योंकि क्या होगा, जैसे आपकी आई की डायरेक्शन चेंज होगी तुरंत मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। और उसके कारण जो फोर्स वर्क कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन तुरंत चेंज हो जाएगी। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के प्रतिकर्षित करेंगे। ओके, यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ सिमिलर टू गॉस लॉ। गॉस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स में है? यस सर। क्या हुआ, कुछ कह रहे? वॉइस और वीडियो दोनों अटक रही है। अटक रही है भाई? क्लियर है सर। चल लगा है? क्लियर है सर। हाँ क्लियर। आपने गॉस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्या था गॉस लॉ? गॉस लॉ, गॉस। सर ये नहीं पढ़ा। कौन क्या नहीं पढ़ाया? पढ़ाया था कि किसी गोल लूप से पास होने वाला फ्लक्स इक्वल होता है Q अपॉन एफ साइन नॉट। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? यस सर। यस सर। ये तो गॉस लॉ था, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ कहता है कि यदि आपके पास जो क्लोज लूप है, ठीक है, क्लोज लूप है और उसमें आपके पास बहुत सारे धाराएं हैं, कुछ आउटवर्ड कुछ इनवर्ड, I1, I2, I3, I4, I5। ठीक है, बहुत सारे करंट सोर्स है आपके पास उस क्लोज लूप के अंदर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ कहता है कि उस लूप के लिए, उस क्लोज लूप के लिए B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। चलिए दोबारा बस बताना था। ये कहता है कि आपके पास कोई लूप है, आपने कोई लूप लिया और उसमें बहुत सारे करंट सोर्स है, बहुत सारी धाराएं बह रही है, ठीक है। तो उस लूप के लिए जो आपका लीनियर इंटीग्रल B डॉट DL वो इक्वल होगा म्यू नॉट I। ये आपका लीनियर इंटीग्रल है B डॉट DL। और वेयर DL एक स्मॉल एलिमेंट है और जहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड B है, दिस इज DL। और आपको खाली वही करंट इंक्लूड करनी है जो इस लूप के अंदर आएगी, जो इस लूप के बाहर होगी उसको छोड़ देना है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑल करंट पासिंग थ्रू द क्रॉस कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ करंट। जितनी भी करंट है उनके अलजेब्रिक सम को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो इक्वल होगा लीनियर इंटीग्रल B डॉट DL के।
वेयर बी मैग्नेटिक फील्ड और डीएल आपका जो आपने करंट एलिमेंट लिया है उसकी लेंथ। वेयर आई टोटल करंट, जो आई हमने लिखा है वो क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, जितनी भी करंट आपकी इस लूप में बह रही है। ओके ओके सर। ठीक है। अब हम इसका प्रूव करेंगे। देखेंगे क्या ऐसा होता भी या नहीं भी होता। ठीक है, कि आपके पास इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होगा या नहीं होगा। ओके, तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स वाई। तो हमारे पास एक एक्स वाई करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें आपकी आई करंट फ्लो कर रही है। ओके, इतना क्लियर है? आप लोग सुनाई दे रहा है? सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो एक एक्स वाई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आपकी आई करंट बह रही है। ठीक है, हमने एक क्लोज लूप लिया है आर रेडियस का। ठीक है, क्योंकि इस करंट के कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा वो एज ए सर्कुलर करेगा। क्या इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर कार्य करेगा ऐसे सर्कुलर लूप में। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक सर्कुलर लिया है जिसकी रेडियस आर है। अब हमें क्या करना है, इस सर्किल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, सॉरी एम्पियर्स लॉ प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप इज बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होगा या नहीं होगा, ये प्रूव करना है। ओके, यस सर। यस सर। तो हमारे पास है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, यही होता है ना? यस सर। और हियर फिगर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो डीएल और डी है उनकी डायरेक्शन सेम है, दैट मींस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो आपके पास आ गया इंटीग्रेशन बी डी एल। ओके, यस सर। बी कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। इसलिए बाहर यस सर। इंटीग्रेशन डीएल, और डीएल कहां से कहां तक जाएगा, परिधि पर 2 पाई आर होगा। 0 से 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर। आर। ओके, बी कितना था भाई, किसी पॉइंट पी पर हमने फाइंड किया था अलोंग टू बायसेवर्ट लॉ के द्वारा, कितनी वैल्यू आई थी बी की, म्यू नॉट
म्यू नॉट आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 पाई आई है आई अपान आर कितना 2i अपान आर अपॉन आर इंटू 2 बाई आर को कैंसिल करो। ये प्रूफ करना था यस सर कि इंटीग्रल लीनियर इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। दिस इज कॉल्ड एम्पियर लॉ और ये एम्पियर लॉ आपका अप्लाई वही होगा जहां पे आप क्लोज लूप की बात करेंगे, ओपन लूप के लिए नहीं होगा। और खाली वही करंट कंसीडर की जाएगी जो उस लूप के अंदर होगी, जो बाहर होगी वो कंसीडर नहीं की जाएगी। और जो करंट आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव होगी और जो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी वो करंट आपकी निगेटिव होगी। इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड कहाँ डिनोट होगा सर? जैसे करंट इसमें बह रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में थी ऊपर की ओर, यस सर यदि आई नीचे की ओर होगी तो फिर आई से रिवर्स हो जाएगी ना, यस सर निगेटिव हो जाएगी। ओके यस सर क्लियर? यस सर तो आज यहीं से समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, आप लोग देख लेना बुक से, थोड़ा बहुत जो नहीं समझ में आया तो बुक से समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो पूछ लेना। ओके बुक से नहीं है पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।